बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वर्ल्ड टॉक के साथ आपका मेज़बान सजाद हुसैन। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ उठा चुके हैं और उनकी तकरीब जो है एक शानदार तकरीब के तौर पर देखा जा रहा है। तकरीब के अंदर जो ख़ास बात हमने नोट की वो ये थी कि उस तकरीब के अंदर जो फार्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन, फार्मर प्रेसिडेंट ओबामा, फार्मर प्रेसिडेंट क्लिंटन, फार्मर प्रेसिडेंट बुश ने शिरकत की अपनी बेगमात के साथ। तो क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान के अंदर जब किसी भी वज़ीर आज़म या सदर की कोई तकरीब होती तो जो साबका सदूर हैं या साबका जो वज़ीर आज़म हैं लाइक इमरान खान साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो भी सारे शिरकत करते। जैसे ही वज़ीर आज़म बने थे शहबाज शरीफ साहब। तो इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने पहले दिन ऑर्डर्स पास किए हैं ट्रंप ने, उस पर भी बात करेंगे। आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मोहम्मद उमर फारूक साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सजाद साहब। अच्छा उमर साहब, क्या अच्छा होता कि जो हमने मनाजर देखे हैं ट्रंप की हलफ बर्दारी के कि उसके अंदर साहब एक लाइन लगी हुई थी जो भी साहब प्रेसिडेंट्स थे, तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई रवायत कायम नहीं हो सकती कि किसी भी एक वज़ीर आज़म की जो है तकरीब हलफ बर्दारी उसके अंदर जो अपोजिशन के जो लोग हैं या जो साहब हमारे वज़ीर आज़म या सदूर हैं वो भी शरीक होते हैं? हाँ जी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की सजाद साहब। उसकी वजह ये है कि हम अमेरिकन इलेक्शंस को बड़े अरसे से देखते चले आ रहे हैं और गालिबन 2000 या 2002 से जब से हमने CNN को देखना शुरू किया है और यहाँ पे हमें डिश वगैरह की फैसिलिटी मिली है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अचंभे की बात थी। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रही हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज किस तरह चीज़ों में घुसी हुई हैं, उनको क्वेश्चंस कर रही हैं और किस तरह जब ये ओथ लेते हैं तो पुराने प्रेसिडेंट्स जो हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, प्रेसिडेंशियल पुराने जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आते हैं और आके उनके साथ बैठे होते हैं। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि या तो हमारे कोई प्रेसिडेंट नहीं होते या तो उनका मतलब इंतकाल हो चुका होता है, या अगर होते हैं तो वो मुल्क में नहीं होते या फिर किसी और वजह से कहीं और मसरूफ़ होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत है जिससे हमें पता लगता है कि वहाँ पे जमहूरी निज़ाम कितना मजबूत है। यानी कि ना सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चनिंग है, आपको वो लोग इम्पीच भी कर सकते हैं, जैसे बिल क्लिंटन इम्पीच हुए थे, बल्कि वो आपके साथ बैठते भी हैं। अभी मैं जब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी देख रहा था तो इसमें जिस वक्त ट्रंप बात कर रहे थे तो उन्होंने कई जगह पे ऐसा कहा कि पुरानी हुकूमत ये सब कुछ करने में नाकाम रही, जबकि जो वो बाइडन थे वो पीछे ही बैठे हुए थे, उनको बिल्कुल एक फ्लैट फेस के साथ कि जैसे कोई इसमें कोई बात नहीं है, भाई ठीक है, अब नया बंदा आ गया, उसकी पॉलिसी है, उसकी चीज़ होगी, वो जैसे भी हमने चलाया हम समझते हैं। तो ये एक सब्र की चीज़ सिखाती है कि भाई अब नया एक आ गया, उसको लेट हिम डू द वर्क। उम्मीद है सर ये रवायत हमारे यहाँ भी आ जाएंगी और हम लोग एक दूसरे की हार जीत को खुश दिली से एक्सेप्ट करेंगे और ये जमहूरी रवायत जो है ये चलती रहेंगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ट्रंप जो है वो करना चाह रहे थे अपने जो पहले उनका दौर इक़्तिदार था, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। अब उनका अज़म ये है कि इन चीज़ों को जो उनके प्रोजेक्ट्स रह गए थे या जो मिशन आप कह लें कि वो रह गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर जो उन्होंने पहला ऑर्डर जारी किया है या फिर जो ऑर्डर जितने भी जारी किए उनमें से एक ऑर्डर ये भी है कि जो कैपिटल हिल पे हमला करने वाले तकरीबन 1400 से 1500 अफराद थे उनको उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया है। तो इस माफ़ी से कुछ PTI के लोग जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हो सकता है हम भी 9 मई के केस में या जो 26 नवंबर का केस है उसमें हमें भी कुछ रिलीफ मिल जाए। तो इस पे आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कैदी कहीं भी हो वो तो उम्मीद तो लगा के रखते हैं, ईद आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए हमारी कैद में कमी होगी। बहरहाल जी, उनकी जमहूरियत तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 400 साल 300 साल पुरानी उनकी जमहूरियत है। 1777 में गालिबन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उनका साइन हुआ था। हम लोग तो अभी उस स्टेज से काफ़ी दूर हैं। बहरहाल ये है कि जी हर मुल्क का कानून डिफरेंट होता है। उन्होंने कैपिटल हिल पे अटैक किया था और यहाँ जो कुछ हुआ था 9 मई को वो सारी दुनिया ने देखा और ऑब्वियसली गालिबन पिछले महीने की बात है कि कुछ लोगों को रिलीज़ भी किया गया था। टीवी पे ये न्यूज़ चली थी कि कुछ बॉयज़ को रिलीज़ किया गया था। तो आगे जो बाकी लोग हैं उनका भी मुकदमा चल रहा है, वकील अदालतों में जा रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट होगी ना सर। तो तब तक हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि मतलब कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी की मतलब उसका शिकार होके वो ऐसा इंतहाई कदम उठाने पे तैयार हो गए कि उन बेचारों को जेल में जाना पड़ा। माँ बाप को भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी औलाद कहाँ जा रही है। अब आप देखें कि वो भी तकलीफ़ का शिकार हुए, ये भी तकलीफ़ का शिकार हुए, तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होगा और जो बेस्ट आउटकम है वो सामने आएगी पाकिस्तान। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट बाइडन थे उन्होंने भी जाते जाते काफ़ी सारे लोगों को माफ़ किया और उन पर ये कुछ एनालिस्ट तनकीद भी कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे
अफराद को भी माफ़ किया जो उनके करीबी रिश्तेदार थे। तो ये एक इम्पैक्ट देखने में आ रहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट्स हैं वो ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों को ही माफ़ करने में लगे हुए हैं। तो इसका आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रंप साहब भी जाते जाते कुछ ऐसा ही मज़ीद कर जाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चूँकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वहाँ का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट है वो साइन कर सकता है अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए। लेकिन ये भी याद रखिए कि अब ट्रंप ने अगर किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर पे साइन किए हैं तो वहाँ पे कुछ रियासतों ने सीधी अदालतें भी चली गई हैं कि प्रेसिडेंट ये नहीं हो सकता कि जी आपका जो दिल में आए आप करें, हम इस चीज़ को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो अगर किसी प्रेसिडेंट ने किसी को फॉरगो किया है, यानी कि उसको जाने की इजाज़त दी है, तो कहीं किसी ना किसी स्टेट से ये कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि जी आपने किस हैसियत में ये सब कुछ किया है। ऑब्वियसली वो चीज़ें चैलेंज हो सकती हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं सर, पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी सर, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अच्छा, वो अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन एक प्लान लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी जो भी पाकिस्तान इधर अमेरिका के अंदर लिविंग है गैर कानूनी या दूसरे ममालिक के, अब उनके जो भी बच्चे वगैरह होंगे उनको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। तो एक तो इसका इम्पैक्ट अमेरिका की इकॉनमी पे क्या पड़ेगा, और दूसरा ये कितना आसान है इस पर अमल दरामद करना, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो मेरे ख्याल में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर भी बस रहे हैं और कानूनी तौर पर भी बस रहे हैं वहाँ पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सजाद साहब। एक्चुअली हमें ना इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि ट्रंप को जो वोट मिले हैं इनकी एक बेस है। आपको याद होगा जब ये पहले आए थे तो इन्होंने कहा था अमेरिका फर्स्ट। तो इन्होंने बेसिकली लोग इनको वोट इसलिए करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारी जो जॉब्स हैं वो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो खा रहे हैं, क्योंकि आपने एक महंगे तरीन एजुकेशन सिस्टम में रह के एक डिग्री ली है अमेरिका में, उसके बाद आपका ये ख्याल है कि आपको $20 या $12 पर आवर जो है आपको जॉब मिले। लेकिन होता क्या है कि जो बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल से लंदन जैसे कंट्री में अगर आप रजिस्टर्ड वो हैं और सिटीज़न हैं तो आपको 12 से 15 पाउंड पर आवर मिल सकता है। लेकिन अगर आप इलीगली वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जैसे ये हमारे जाने की कोशिश करते हैं यूरोप, तो आपको वहाँ पे जो जॉब मिलेगी स्टोर में और ये वो 5 पाउंड की होगी। अब गोरा ये समझता है कि वो जो आप 5 पाउंड में काम कर रहे हैं उसका मार्केट रेट इस वक्त 13 पाउंड है, तो आप तो 7 पाउंड की उसकी हक तलफी कर रहे हैं ना सर। तो पूरे अमेरिका में इस चीज़ का बड़ा वो किया जाता है कि ये जो बाहर से लोग आते हैं ये हमारी जॉब्स ले जाते हैं, हम एजुकेशन हासिल करते हैं, इतनी महंगी तालीम हासिल करते हैं, अब हमें कम से कम 2 से 5 लाख रुपए हमारी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन बाहर से कोई बंदा आता है वो 30,000 रुपये में काम करने को तैयार हो जाता है। तो जाहिर है वहाँ के वोटर्स के अंदर एक एंग्जाइटी फैलती है। फिर उसके अलावा इन्होंने अभी कल शायद एक डिपोर्टेशन का जो आप प्रोग्राम कह रहे हैं वो भी यही है, प्लस इन्होंने एक और भी वो कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो अमेरिकन कंसिडर नहीं होगा, और वो उसकी शराइत ये है कि अगर तो आप वहाँ पे टेम्परेरी मुकीम हैं या आप वहाँ पे इलीगली रुके हुए हैं, और अगर आपका बेबी वहाँ पे हुआ है तो वो अमेरिकन सिटीज़न कंसिडर नहीं होगा। अमेरिकन सिटीज़न वही कंसिडर होगा कि जो कि प्रॉपरली अमेरिका की, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास अमेरिका के कागजात बने हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे फॉर एग्जांपल गए हुए हैं या आप किसी ऐसे वीज़े पे गए हैं कि जिसकी एक मयाद है या आपका केस अदालत में लगा हुआ है या आप इलीगल इमिग्रेंट है, तो उस सूरत में वहाँ पे पैदा होने वाला बेबी जो है उसको अमेरिकन सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है सजाद साहब। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो आप कह सकते हैं कि ये क्या इतना आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होगा। वो लोग अदालतों में जाएंगे, फिर वहाँ पे एक अच्छी खासी लोगों की तादाद है जो अमेरिका में उस सिस्टम के साथ चल रही है, जॉब्स कर रही है, पता नहीं क्या कुछ कर रही है, फिर वो कानून का सहारा लेंगे। तो ट्रंप ने लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो आवाज़ है ना वो उसने आगे पहुँचा दी है कि अमेरिका में ये थॉट पाया जाता है कि अगर लोगों की जॉब्स यूं ही जाती रहीं और लोगों के साथ इस तरह ही नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं और हमने हर बंदे को अगर इस तरह अमेरिकन सिटीज़न डिक्लेयर करते रहे तो फिर इलीगल इमिग्रेशन का हम रास्ता कैसे रोकेंगे। और मैं ये समझता हूँ सजाद साहब के बिसाइड्स द लॉजिक, आपके यहाँ से मुल्क में जो कश्तियाँ उलटती हैं, लोग जो बाहर जाते हैं, वो भी इलीगल इमिग्रेशन ही है ना सर। अब यही वो चीज़ है जो आगे जाके लॉज की शक्ल में नमूदार हो रही है। कल को जब यूरोप में भी यही चीज़ लागू हो जाएगी तो यहाँ से जाने का आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है डिपोर्टेशन तो हो ही जाती है। तो ये लॉस। अच्छा, इसमें एक दो और चीज़ें भी हैं। अभी ट्रंप ने आने से पहले एक स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि जो जंगें अभी रिसेंट चल रही हैं उनको क्लोज़ किया जाएगा, लाइक गज़ा की वार है उस पर तो सीज़ फायर हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि ये सीज़ फायर कामयाब रहे। और दूसरा यूक्रेन रशिया की वार पे भी उन्होंने कहा था
और साथ ही ग्रीनलैंड पे उन्होंने कहा था कि हम उस पर अल्टीमेट अगर हम उस पर कब्ज़ा करने की कुछ कोशिश करेंगे, अगर चाहे हमें अस्करी हवाले से भी कोई इकदाम करने पड़ गए। इसके अलावा पनामा के ऊपर भी उनकी काफ़ी नज़रें हैं, और मैक्सिको जो इसकी गल्फ वाल और ये भी सारी चीज़ मामला हैं। तो इन सारे बड़े बड़े चैलेंजेस से ट्रंप कैसे निपट पाएंगे? बेसिकली सजाद साहब, ट्रंप बड़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। और पहले मैं इनका परसों ओथ टेकिंग सुन रहा था, तो इन्होंने बीच में एक स्लोगन छोड़ दिया, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो उसका मतलब ये था कि जहाँ पे भी रिसोर्सेज है ना, हमने उस जगह से रिसोर्सेज को निकालना। अब ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसके बारे में ट्रंप कहते हैं जी मैं इसको जो है ना गल्फ ऑफ अमेरिका कह दूँगा। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको कोई आज का नाम तो नहीं है, वो बेशतर हिस्सा जो उस एरिया है, जो ओशन है या सी है, उसका मोस्टली एरिया जो मैक्सिको से रिलेटेड है। ऑल्दो वहाँ पे जो 66% रिसोर्सेज जो है वो अमेरिका के उसके अंडर आते हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमें बाकी भी जो है उसकी खुदाई करने का मौका मिले। वहाँ पे ऑयल के और वहाँ पे इतने ज़्यादा वो गालबन फ्लोरिडा, टैम्पा और टेक्सास की जो रियासतें हैं ना, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ लगती हैं। तो इनका ये ख्याल है कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके जो है उसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, क्योंकि 66% रिसोर्सेज की जो ड्रिलिंग है वो हमारे पास है। तो इनको वो 5-10% भी बर्दाश्त नहीं हो रही जो क्यूबा और मैक्सिको के पास है। उसके बाद आप कह रहे थे कि ये जो पनामा कैनाल भी जो है बेसिकली शुरू तो गालबन ब्रिटिश ने की थी, लेकिन इसको पाया तकमील तक इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन्स ने पहुँचाया था। पनामा कैनाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सर अटलांटिक ओशन और जो बहरुल पैसिफिक है, बहरुल काहिल, और जो दूसरा बहर एक्यूनूस है, उन दोनों के दरमियान जो पैसेज है ना, वो दैट इज़ पनामा कैनाल। वहाँ से जो शिप गुजरते हैं ना, उनको जो हज़ारों किलोमीटर ऊपर से चक्कर पड़ता है वो बचता है। लेकिन ट्रंप की मैं बयान सुन रहा था, सिंस ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, वो ये कहता है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो मतलब वो कहता है कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, टैक्स फ्री किया जाए, वरना फिर टैक्स फ्री ये किया जाए, नहीं तो हम पनामा पे कब्जा कर लेंगे। मतलब कैसे कर सकते हैं? पनामा एक इंडिपेंडेंट जगह है, वहाँ का एक प्रेसिडेंट है, उसने कहा ये कैसे हो सकता है? मतलब आपको बड़े इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उसमें एक लॉ ये भी होता है कि आप दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी का ख्याल रखेंगे। तो ये इनकी एक बड़कबाजी सी समझ लें। ट्रंप इज़ लाइक दैट फॉर लाइक सिंस हिज चाइल्डहुड। फिर इसी तरह कनाडा को भी इसने बोला था, डेनमार्क को भी इसने ग्रीनलैंड के हवाले से बोला था। वहाँ पे भी काफ़ी कुदरती वो ज़खायर हैं, तकरीबन 1.5 बिलियन टन के करीब हैं। बेसिकली सर भी नजरें हैं, लेकिन उस पर कैनेडा, इसमें ग्रीनलैंड और जो डेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है जी ग्रीनलैंड नॉट फॉर द सेल, और वो डटे हुए हैं कि हम किसी सूरत जो है अमेरिका की किसी भी जारियत का हम जवाब देंगे और ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि वो नेटो में भी हैं। तो आर्टिकल 5 भी लगेगा अगर अमेरिका उनके ऊपर चढ़ाई करता है। ऐसा ही है सर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उसमें ये भी है बेसिकली सर, अगर आप ट्रंप के माइंड से सोचें तो ट्रंप इज़ अ बिजनेसमैन बेसिकली देखा जाए तो बिजनेसमैन सर दो चीज़ों से बड़ा घबराता है, एक तो सर जंग से और दूसरा नुकसान से, क्योंकि उसने बिजनेस अभी तो प्रॉफिट में जा रहे हैं। अभी तो वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। हलफ के बाद काफ़ी करोड़ों अरबों डॉलर जो है उनके अकाउंट में वो प्लस हो गए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। तो वो जो बिजनेसमैन है ना, वो सोचेगा कि मैं चूंकि अब मैं बिलियनर बन गया हूँ तो अमेरिका भी बिलियनर बने। तो वो ये चाहता है कि जो रिसोर्सेज है ना आसपास अमेरिका के, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के लिए टैप कर सकूं, ताकि यहाँ के लोग, अभी पिछले दिनों वो एक बयान दे रहे थे कि कनाडा की जिन मसनूआत पे हमने छूट दे रखी है सब्सिडी की, अब मैं उनको टैक्सिंग करूँगा। उसकी वजह ये है कि हमने टैक्स में उनको सब्सिडी दी हुई है, जो टैक्स की जो सब्सिडी उनको दी हुई है वो हम अमेरिकन के ऊपर टैक्स लगा के पूरी करते हैं। तो अगर मैंने अमेरिकन को आसानियाँ फराम करनी है तो मैं फिर उनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। तो उसके बयानात जो है ना बेसिकली वो है अमेरिकन प्रो अमेरिकन। वो चाहता है कि मैं अमेरिका के लिए कुछ करूँ, तो वो बाद में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल से भी ऊपर। कनाडा ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया है कि ये एट एनी कॉस्ट जो है वो कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। जी, आपने भी बात की कि बिलियनर उनकी सोच है और वो खुद हैं भी सही। तो आप अगर उनकी जो इनाग्रेशन सेरेमनी है उस पर अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें कुछ ऐसी तस्वीर और ऐसे मनाजर भी देखने में मिले जिसके पीछे क्यों लगी हुई है जो टेक बिलियनर्स हैं। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जो आईटी सेक्टर है या स्पेस एक्स है, स्टारलिंक है या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये अमेरिका को बहुत आगे लेके जाएंगी और बाकी ममालिक को भी सोचना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को कहाँ देखते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सजाद साहब। बात यह है कि टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। आज अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, एंड राइटली सो, तो वो टेक्नोलॉजी और इल्म की बुनियाद पे कहते हैं। और अभी देखें ट्रंप ने जो अपने इफ्तिताई बयान में कहा, अभी तो बेसिकली ट्रंप का दूसरा या तीसरा दिन है। अभी तो जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करने में, और मज़ीद उन्होंने जो कहा था, वादे किए थे, उसका वो तो हम देखेंगे ना कि वो हमारे लिए कैसे साबित होंगे, आगे आने वाली दुनिया के लिए कैसे साबित होंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि एलॉन मस्क खड़ा हुआ था वहाँ पे, टेस्ला का जो CEO है, उसके अलावा मार्क ज़करबर्ग खड़ा हुआ था, और आप अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो आप बता रहे थे जिन लोगों का नाम, तो ये सारे बिलियनर्स जो कि वो भी बिलियनर है, वो भी बिलियनर्स हैं, तो ये पता लग रहा है कि अमेरिका की जो इकॉनमी है वो फ्यूचर में किस तरफ फ्लोट करेगी। प्लस वो ये भी कह रहा है कि जी मार्स के ऊपर मैं अमेरिका का झंडा लगते हुए देख रहा हूँ। मार्स एक ऐसी वो चांद नहीं है, वो एक ऐसी जगह है वेयर यू कांट मतलब सर्वाइव। देखें एलॉन मस्क जो है ना, उसने अभी पिछले दिनों इतना बड़ा एक काम दिखाया है कि हमने शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि जब बूस्टर जाते हैं हवा में तो वो वापसी पे कहीं समुंदर में गिरते हैं। तो एलॉन मस्क के जो उसने वो जो बूस्टर लेके आया है, इसने वहीं उस रॉकेट पैड के अंदर ना उस बूस्टर को पार्क करवा दिया, यानी कि बूस्टर हवा में उड़ता हुआ वापस आया है और उस जगह पे पार्क हो गया जहाँ से वो फ्लाई करके ऊपर गया था। मतलब दिस इज़ द टेक्नोलॉजी। मे बी अमेरिकन नो दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन वो शायद ओपन ना करते हो पब्लिक के लिए। तो एलॉन मस्क जो है उसने वो ओपन कर दिया पब्लिक के लिए। अब वो कहते हैं हम एक ऐसा सैटेलाइट फ़ोन लेके आ रहे हैं जो कि अंडरग्राउंड भी काम करेगा। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि पावर्स टू बी कभी भी नहीं चाहती कि आम आदमी की रसाई में आए। अब एलॉन मस्क जो है ना, अमेरिकन इसीलिए दैट्स वाई पीपल लाइक हिम। ये चीज़ें टेस्ला हो गया और ये वो, इस वजह से एलॉन मस्क जो कह देता है ना, अमेरिकन उस चीज़ के पीछे चलते हैं। बहुत से लोग हैं, यंगस्टर्स हैं ना, तो अगर उसने कहा है कि ट्रंप इज़ द गाय, तो वो फिर जितने लोग एलॉन मस्क को मानते हैं वो ट्रंप को वोट करते हैं। तो ट्रंप की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि एलॉन मस्क जैसे लोग, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग उसके आसपास खड़े हैं। और इसमें हमारे लिए भी बड़ा मैसेज है कि टेक्नोलॉजी एंड IT इज़ द फ्यूचर, बिजनेस इज़ द फ्यूचर। तो हमें भी सर अच्छा, आसपास में एक तो बात की आपने कि बिलियनर भी खड़े हैं और उनके आसपास उनकी एहलिया जो हैं वो मेलानिया ट्रंप वो भी खड़ी हैं। अच्छा, उनकी ड्रेसिंग और काफ़ी उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त हैट सा पहना हुआ था और मुख्तलिफ तकारीब में उनकी मुख्तलिफ ड्रेसिंग कोड थे, क्योंकि वो मॉडल रही हैं डेफिनेटली। तो थोड़ा सा कमेंट कर दें कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ट्रंप के ऊपर कितनी असरअंदाज हुई है। बिल्कुल जी। अमेरिका जैसे कंट्री में जो फर्स्ट वुमन होती है, जो प्रेसिडेंट की जो मिसेस होती हैं, वो भी शी इज़ जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट इन अ सेंस कि प्रेसिडेंट की जो बीवी होती है वो मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करती है, और वो प्रेसिडेंट की बीवी होने के नाते, फर्स्ट अमेरिकन लेडी होने के नाते, उन इवेंट्स को जो है कुछ का कुछ मतलब ताज लग जाता है उन इवेंट्स के ऊपर। तो मेलानिया ट्रंप भी जो है मॉडल भी रही हैं, बड़ी उनकी एक रिफ्रेशिंग सी पर्सनैलिटी है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मेलानिया जो है वो अपने हस्बैंड के साथ शाना बिशाना चलेंगी, और अमेरिकन डेवलपमेंट, दोनों मियाँ बीवी ये ख्वाब लेके आए हैं। तो ये अमेरिका के लिए भी अच्छा हो और बाकी दुनिया के लिए भी, और हमारे लिए भी स्पेशली अच्छा हो, क्योंकि कुछ अरसे से पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ज़रा कशीदा से हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रंप जैसा बंदा जो कहता है करके दिखाता है और बड़ी मज़ेदार बातें करता है, वो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा साबित हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमें भी एक पुरुम्मीद रहना चाहिए अमेरिका की तरफ से भी, और ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि जो ट्रंप ने बयान दिए थे कि जंगों का खात्मा, तो वो जंगों का खात्मा ही हो, वो 2025 में किसी नई जंग की शुरुआत ना हो। थैंक यू सो मच उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी, हम तो उम्मीद ही करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये दूसरी मरतबा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, और ये जंगों के ख़ात्मे का जो इनका अज़म है वो यही अज़म रहे, ना कि कोई ऐसी नई जंग 2025 के अंदर किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ शुरू हो, जो कि हम माजी में भी देखते आए हैं मुस्लिम मुआलिफ के ऊपर अमेरिका की जानिब से जो चढ़ाइयाँ की गई हैं। इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।